हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति कुमारी। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआर की तरफ से रिलीज हुए एक रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम रखी गई है। लगभग 12th पास की एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो सीएसआर के बारे में ऑब्वियसली आई थिंक मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता है, जो कि एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और इसके अंडर में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट आते हैं। उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज सिचुएटेड इन देहरादून। तो यहाँ से जो है कुछ वैकेंसी रिलीज की गई है मल्टीपल पोस्ट के लिए। ये एक परमानेंट जॉब रहने वाली है और सबसे बड़ी बात है, इसमें क्वालिफिकेशन जो है लगभग 12th पास की रखी गई है और बहुत स्पेसिफिक डिमांड नहीं किया गया है। तो ये एक नॉन एकेडमिक जॉब पोस्ट रहने वाली है। इनकेस आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, दैट इज iip.res.in। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आने के बाद होम पेज में जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट में एक डेट मिलेगी एडवर्टाइजमेंट की, जो कि 21 जनवरी 2025 की डेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पे जो है दैट इज सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए जो है यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है। आपको यहाँ क्लिक करना है व्यू एडवर्टीजमेंट में, तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपको 10 फरवरी से पहले पहले जो है अप्लाई कर, आई मीन टू से 17 फरवरी से पहले पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है। क्योंकि इसकी कहानी क्या है कि आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना है, लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, प्रिंट करके और उसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके इंक्लूडिंग योर फी रिसिप्ट, उसको भी अटैच करके तब आपको इसको पोस्ट करना है। यानी कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे ऑनलाइन अप्लाई करके ऑफलाइन फॉर्म में आपको लेना है एंड देन इसको पोस्ट करना है जो एड्रेस इन्होंने दिया है। तो इसीलिए हार्ड कॉपी जो है वो इनके पास 17 फरवरी तक पहुंच जानी चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको लगभग 10 फरवरी तक अप्लाई कर देना है। ठीक है, और इस फॉर्म की शुरुआत जो है दैट इज 22 जनवरी, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन से शुरू हो चुकी है। यानी आज से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आप 10 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो और वही फॉर्म इनके डिजायरेबल ऑफिस में जो है 17 फरवरी से पहले पहले या 17 फरवरी तक पहुंच जानी चाहिए, उससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको अप्लाई करने का तरीका पता चल गया होगा। अब ये अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, जिस वेबसाइट पे मैं हूँ यहीं पे आप ऑप्शन देख सकते हैं अप्लाई नाउ। इस पे आपको क्लिक करना है, आपके सामने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चला आएगा। उसको अप्लाई करने के बाद उसकी पेमेंट करने के बाद जो है आपको एक तरीके से उसका प्रिंट आउट निकालना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है अलॉन्ग विथ योर फी रिसिप्ट, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि यस आपने फी पेमेंट कर दिया है। तो चलिए इस जॉब पोस्ट के सारे इंपॉर्टेंट आई मीन टू से फीचर्स को देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है एक इस तरीके का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए सो दिस इज आवर जॉब पोस्ट फ्रॉम सीएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि एक तरीके से उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है। सिर्फ इसी वेबसाइट पे से जो है आपको अप्लाई करना है और किसी वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है। फॉर्म की शुरुआत 22 जनवरी 2025 से हो चुकी है और ऑनलाइन आपकी अप्लाई करने का आखिरी तारीख होने वाली है 10 फरवरी और हार्ड कॉपी को रिसीव करने की आखिरी तारीख होने वाली है 17 फरवरी 2025। ठीक है, तो अगर हम सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो ये देहरादून में सिचुएटेड है। ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अंडर द एजेंसी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडिया इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज सीएसआईआर, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया मतलब कि आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल पोजिशन के लिए जो है इन्होंने एक तरीके से रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर तो जो पोस्ट कोड है वो है JSA1। ठीक है, पहला मैं बता देती हूँ। सबसे पहला दैट इज जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है 5 है। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 4 है, SC के लिए 1 पोस्ट है। लेकिन आपको पता है कि अनरिजर्व में भी बाकी कैटेगरीज भी अप्लाई कर सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं।
SC के लिए 1 है, ठीक है। और अगर कोई SC UR की पोस्ट में अप्लाई करता है बिना किसी SC प्रूफ के, तो ऑब्वियसली वो UR ही कंसिडर किया जाएगा। पे लेवल की बात करें तो ये पे लेवल 2 होने वाला है, लेकिन चांसेस हैं कि अप्रोक्सीमेटली टोटल इमोल्वमेंट जो होगा वो आपका होगा 35,180। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करें जो कि फुलफिल करना बहुत जरूरी है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं आपके पास 10+2 यानी कि 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये भी जो है यहाँ पे देखा जाएगा, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी, ठीक है। एक्सपीरियंस में इन्होंने कुछ खास मांगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने पे ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए 12th पास मांगा है, ऐसा भी नहीं है कि बोला गया हो कि आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए या मैथ्स होना चाहिए या XYZ सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 28 ईयर्स बोली गई है, ठीक है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट प्रोवाइडेड दे पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब जॉब रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे देख लेते हैं। आप जॉब रिक्वायरमेंट में जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है आपको रिक्वायर्ड होंगी जब आप ये जॉब करोगे। तो वही बोला, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन functioning of general administration, store and purchase, finance, account, beside any other office work and when assigned by the competent authority। मतलब कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपका जॉब रोल क्या होगा, वही जॉब रोल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड देखिए, दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज का पोस्ट है, जिसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 3। अनरिजर्व कैटेगरी बोला है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है और आप UR की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अनरिजर्व ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इनके लिए भी सेम टू सेम यही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यही पे आउट है, मैक्सिमम एज लिमिट भी सेम रहने वाली है। तीसरा जो पोस्ट है दैट इज द जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट, ठीक है। ये सारे के सारे पोस्ट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए ही है। एक है जनरल के लिए, एक है स्टोर एंड परचेज के लिए, और तीसरा है दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए। इसके लिए भी पोस्ट 5 रिलीज की गई है अनरिजर्व। और ऑब्वियसली पे आउट, इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेम है जैसे कि हमने पहले पोस्ट के लिए पढ़ा, दैट इज जनरल के लिए पढ़ा। तो ये पहला पोस्ट है। ऑब्वियसली अगर आप नॉन एकेडमिक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और जॉब करना चाहते हैं अंडर CSIR, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वालिफिकेशन बहुत हाई एंड फाई, मतलब हाई फाई नहीं रखी गई है। अगला हमारे पास पोस्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर का, दैट इज STN1। यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है टोटल 4 है, अनरिजर्व कैटेगरी। पे लेवल जो है अगेन यहाँ पे 46,050 रहने वाला है, नहीं अप्रॉक्स 46,000 यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेवल 4 की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय द DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आपका जो है दैट इज स्टेनोग्राफी में जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। डिक्टेशन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर 10 मिनट्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया है। आपकी एज लिमिट जो है 27 ईयर्स हो सकती है। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जॉब रोल क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट जो हम अगर देखें तो यहाँ 4 है, देन 5, 9 हो गए, 10, 11, 12 पोस्ट, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल 17 पोस्ट जो है यहाँ पे एक तरीके से रिलीज किए गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको समझा देती हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा। अब ये जो टेस्ट होगा देखिए, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, CBT मोड में भी हो सकता है, या फिर ये OMR शीट बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद जो है आपका एक और टेस्ट लिया जा सकता है, डिपेंडिंग की उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड स्पेशली, ठीक है। टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी। और अगर आप ग्राफर की पोस्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफी आपका एक तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका है, और उसके बाद जो है फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। इन 2 के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब ऑब्वियसली एग्जाम जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा, तो MCQ में क्या आएगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए दैट इज फॉर जनरल स्टोर एंड परचेज एज वेल एज फाइनेंस एंड अकाउंट, तो यहाँ पे वही बोला है कि कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा
और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि ऑब्वियसली 12th पास की होगी और उसी लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 12th पास के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के फॉर्म में। ये जो होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और ऑब्वियसली इसमें आपको जो है अच्छा खासा स्कोर करना होगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, द कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिटर्न द प्रिपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आपने जो रिटर्न एग्जाम है उसमें कितना अच्छा मतलब कि परफॉर्म किया है। साथ ही साथ द मेरिट लिस्ट विल ओनली comprise of those candidate who will qualify the proficiency test in computer typing, और जो फाइनल लिस्ट निकलेगी वो इस बेसिस पे निकलेगी कि आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी थी, दैट इज इन टाइपिंग। कमिंग टू दी स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली इसमें भी रिटर्न टेस्ट होगा और आपके स्टेनोग्राफी का दैट इज प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे स्टेनोग्राफी आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, ये आपका है। और फाइनल जो आपका एक तरीके से सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा वो आपके स्टेनोग्राफी के बेसिस पे निकलेगा। अब सिलेबस एंड स्कीम की बात कर लेते हैं। तो जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो 10 मिनट का होगा। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होंगे और हिंदी टाइपिंग में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होंगे। रिटर्न टेस्ट की बात करते हैं तो रिटर्न टेस्ट में जो है यहाँ पर 2 पेपर हो सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओएमआर बेस्ड हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। तो देखिए ओएमआर बेस्ड होगा तो ऑफलाइन होगा, राइट, कंप्यूटर बेस्ड होगा तो ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों ही बोल रखा है और बोला है, मतलब ये एक टाइम पे डिसाइड करके तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आपको ये मान के चलना है कि दोनों में से किसी भी बेसिस पे हो सकता है। क्वेश्चन का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी होगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जो होगा एग्जाम का, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 12th लेवल के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, नंबर टाइम अलॉटेड होगा 2 घंटा 30 मिनट। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 1 जो है 1 घंटा 30 मिनट का होगा। मेंटल एबिलिटी पे 100 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम मार्क्स जो होगा हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, यानी 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्क्स की बात बोली गई है तो कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होगा। सो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी में जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे पेपर 2 में जो है पेपर 2 1 घंटे का होगा। जनरल अवेयरनेस पे 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन को दिया जाएगा वो है 3, यानी कि दोनों पेपर जो है 150 150 का होगा। और इस मामले में जो है 1 मार्क्स नेगेटिव दिया जाएगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो इस बेसिस पे प्रिपेयर होगी कि आपने पेपर 2 में कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, so the selected candidate will be allotted general finance and or account and store or purchase cadre on the basis of their merit in the competitive exam and preference given in the application form। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनली इसमें सिलेक्शन के बाद जो है आपको जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो पोस्ट पे आपको एक तरीके से डेजिग्नेट किया जाएगा। अगर बात करते हैं सिलेबस फॉर स्टेनोग्राफर की, तो इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी दैट इज इन स्टेनोग्राफी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट इज लैंग्वेज ऑफ अ स्किल टेस्ट इंग्लिश और हिंदी का बताया गया है। ड्यूरेशन जो है कितना दिया जाएगा और टाइम ड्यूरेशन इन द मिनट्स जो भी यहाँ पे बता के रखा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है। रिटर्न टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिटर्न टेस्ट में बोला है कि आपका ओएमआर या सीबीओ सेम टू सेम वही बात बोली है जो ऊपर बोला गया था। ठीक है, ओएमआर शीट बेस्ड हो सकता है या सीबीटी बेस्ड हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे। टोटल टाइम अलॉटेड होगा दैट इज 2 आवर्स का। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड किया गया है कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी स्टेनोग्राफर की पोस्ट में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 50, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसलिए जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स दिए गए हैं। 0.25 जो है हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए काटा जाएगा। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, 18 साल से कम की उम्र आपकी नहीं हो सकती है। सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मेंशन किए हैं लिस्ट में वो पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी तो मैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मे बी वो कैंडिडेट जो है 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जस्ट अभी 12th पास किया, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड वगैरह जरूर मांगी है बट एक्सपीरियंस नहीं मांगा है,
तो अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है और आपकी एज अभी तक 18 नहीं हुई है, जनरली स्टूडेंट्स की एज 18 हो जाती है, लेकिन अगर 18 नहीं हुई है तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर आप कोई एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, सब चीज़ का प्रूफ आपको जो है एक तरीके से अटैच करना है उसी फॉर्म में जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एज वेल एज जो आप ऑफलाइन भेजेंगे, ठीक है। आपकी जो भी यहाँ पर अपर एज लिमिट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ जो है 10 फरवरी 2025 के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन आपको बता ही दिया कि दैट इज मोड ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वेबसाइट की बात कर लेते हैं। ये रही वेबसाइट, यहीं पे जो है सारे मोड का, दैट इज चाहे रिटन टेस्ट हो चाहे टाइपिंग टेस्ट हो, हर एक का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इसी वेबसाइट पे बताया जाएगा। तो आपको इसको विजिट करते रहना है वंस यू आर डन विथ योर एग्जाम एज वेल एज योर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। रिलैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, दैट इज पीडब्ल्यूडी के लिए अलग रिलैक्सेशन है, वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए अलग रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट से, अभी अभी स्टार्टिंग में ही मैंने दिखाया, और साथ ही साथ हार्ड कॉपी को भी प्रिंट करवा के अलॉन्ग विथ योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है आपको इनको पोस्ट करना है। अब पोस्ट करने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दे के रखा है, ये देखिए ये सारा एड्रेस दे के रखा है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिलअप करना है ताकि गलतियों को आप अवॉइड कर सकें। और ये है इनका एड्रेस, जिस एड्रेस पे जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके मार्कशीट में CGPA, SGPA, OGPA फॉर्म में अगर आपके फाइनल मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप हाईएस्ट डिग्री होल्ड करते हैं और इन केस आपका बोर्ड हो, ठीक है, या फिर आप किसी हाईएस्ट डिग्री होल्ड करते हैं तो मे बी आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी क्वालिफिकेशन प्रूफ भेजेंगे, तो उस टाइम पे अगर मार्क्स CGPA, OGPA सब फॉर्म में है तो आपको उसको जो है प्रॉपर परसेंटेज में कन्वर्ट करके तब उसको भेजना है, या फिर आप कह सकते हो कि वो फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करना है जिसकी मदद से ये कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये चीज़ें जो है आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं यहाँ पे, तो अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपये रखा गया है, और बाकी कैटेगरीज के लिए जो है यहाँ पे फ़ी नहीं है, आई थिंक इंक्लूडिंग द वुमेन एज वेल। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ओके, तो ये था फाइनल पूरा का पूरा डिटेल रिगार्डिंग दिस CSI नेट रिक्रूटमेंट। आपने देखा कि क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं मांगी है और ये एक नॉन एकेडमिक फील्ड का जॉब है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट एक तरीके से इंटरेस्टेड है तो वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक यू so much. Do share it with your friends as well. Thank you so much. We'll see you soon in the next session. Bye bye.